जिंदगी की ना टूटे लड़ी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड मिर्ची पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर की कहानी लेकर जिन्हें लोग प्यार से भारत कुमार कहकर बुलाते थे। फरोशी की तमन्ना अब उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, उन्हें बंटवारे का दर्द भी झेलना पड़ा। है वतन हमको तेरी कसम तेरी राह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हीरो की जिसने सभी के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं एक्टर मनोज कुमार की। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मैं एबटाबाद में पैदा हुआ था, विच इज इन पाकिस्तान। मनोज कुमार जब 10 साल के थे तब भारत पाकिस्तान का साल 1947 में बंटवारा हुआ था। उसी दौरान मनोज कुमार परिवार के साथ दिल्ली आ बसे। बंटवारे होते हैं, घरों में भी होते हैं, लेकिन इस तरह कत्लेआम नहीं होता। काफी समय तक मनोज कुमार और उनके परिवार को भारत में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। मौत है बेहतर इस हालत से, नाम है जिस। कुछ समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद पूरा परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने लगा और यहीं रहकर इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें कि मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरी स्वामी था। उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार की फिल्म देखकर बदल लिया था। रघुपति राघव राजा रामपति। 9 अक्टूबर 1956 को फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर महज 19 साल के मनोज कुमार दिल्ली से मुंबई आ पहुंचे। छोड़े हुए 7 साल होने को आए। क्यों? मेरी वजह से एक देवी का जीवन बर्बाद हो गया और ये पछतावा मुझे कहीं भी चैन से नहीं बैठने देता। एक साल बाद अपनी पहली फिल्म फैशन में मनोज कुमार को 80-90 साल के एक भिखारी का छोटा सा रोल ऑफर हुआ। पहली फिल्म में फैशन थी। 19 साल की उम्र में 90 साल का बूढ़ा बना के भिखारी एक्स्ट्रा आया। इसके बाद मनोज कुमार को कई और फिल्मों में भी छोटी छोटी भूमिका निभाने का मौका मिला। हालांकि ये उनका सपना नहीं था, लेकिन सपने की ओर बढ़ते हुए कदम जरूर थे। उनका ये सपना पूरा हुआ साल 1961 में आई फिल्म कांच की गुड़िया से, जिसमें उन्हें बतौर हीरो ब्रेक मिला। अगले साल विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता में मनोज कुमार की जिंदगी बदल गई। मनोज कुमार ने न सिर्फ अभिनय बल्कि कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्में डायरेक्ट की और ये सभी फिल्म आज तक लोगों की पसंद बनी हुई है। लग जा गले के फिर हसीना। मनोज कुमार में खुद को किसी और दूसरे एक्टर की छाप बनाने की बजाय खुद की एक अलग पहचान बनाने की ललक थी। कसम हमें है इस धरती की, अपने लहू से लिख जाएंगे। यही वजह है कि फिल्मों में अच्छी समझ, बेहतर कदकाठी और बंद गले वाले कपड़ों ने उनकी एक अलग छवि उकेरी, जो उनकी लोकप्रियता में काफी काम आई। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। आपको बता दें कि मनोज कुमार की फिल्म हरियाली और रास्ता आने के बाद उनका कामयाबी का सफर शुरू हो चुका था। अब उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इस फिल्म के बाद पी कश्यप ने उनके साथ एक फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन फिल्म का आइडिया दिया था दिलीप कुमार जी ने और ये आइडिया न सिर्फ सबको पसंद आया बल्कि आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुआ। ये फिल्म थी शहीद। ये फिल्म शहीद आजम भगत सिंह पर बनी थी। इस फिल्म का असर इतना था कि भगत सिंह की माता विद्यावती जी ने उन पर खूब प्यार बरसाया और अपने बेटी की तरह प्यार दिया और मनोज कुमार को अपना बेटा भगत सिंह मान लिया। आजाद जी, मेरी जिंदगी की एक ही आरज़ू है, एक ही मकसद है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें गैरों ने माँ के पाँव में पहना दी, उन्हें काट के रख देना चाहता हूँ। इस फिल्म का असर कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ आम लोग बल्कि उस वक्त के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनके प्रशंसक बन गए। मनोज कुमार के अभिनय की बदौलत उनको कॉल कर प्रधानमंत्री आवास पर दावत के लिए बुलाया गया। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से अपने दिए नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने का आग्रह किया, ताकि सिनेमा जैसे अत्यंत प्रभावी माध्यम के जरिए देश की आम जनता तक उनका संदेश पहुंचा सके। हम फिल्म शहीद बना रहे थे, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखी। मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है। तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे नारे जय जवान जय किसान पे फिल्म बनाओ, और वो पहली नाम से जो पिक्चर डायरेक्ट हुई, नाम से जो लिखी गई वो फिल्म उपकार। मनोज कुमार इस पर राजी हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि दिल्ली से मुंबई सफर के दौरान उन्होंने इस विषय पर फिल्म की एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली और अगले 10 दिनों में डायलॉग्स और स्टोरी बोर्ड भी बनकर तैयार हो गया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके नायक तो वो थे, साथ ही साथ बतौर निर्देशक भी ये उनकी पहली फिल्म थी, और ये फिल्म थी उपकार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इस फिल्म के जरिए भारत कुमार का जन्म हुआ था। उन्होंने किरदार का नाम भी फिल्म में भारत कुमार रखा था। मेरे साहब कहो भारत कैसे हो, आप सुनाइए। उपकार फिल्म में महेंद्र कपूर की आवाज में 7 मिनट 14 सेकंड का गाना है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना ऐसा अमर हुआ कि आज तक राष्ट्रीय त्योहारों पर गाया जाता है। उपकार फिल्म इतनी हिट हुई कि इसने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। उपकार के लिए मनोज कुमार को फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखने का पुरस्कार मिला, और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दीवानों से ये मत पूछो। लगभग 45 फिल्मों में काम करने वाले मनोज कुमार को 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। लाइट, कैमरा, एक्शन। दादा साहब फाल्के बाद, दादा साहब फाल्के बाद। मनोज कुमार न सिर्फ दिल से सरल थे, बल्कि दोस्ती के भी काफी पक्के थे। अपने संघर्ष के दिनों से ही मनोज कुमार और धर्मेंद्र काफी गहरे दोस्त थे। वो धर्मेंद्र को धर्मू कहकर बुलाते थे। ये उन दिनों की बात है जब धर्मेंद्र और मनोज कुमार दोनों संघर्ष कर रहे थे। इस दौरान दोनों को एक साथ एक रोल ऑफर हुआ, लेकिन धर्मेंद्र को 350 रुपए दिए गए और मनोज कुमार को 450। बस फिर क्या था, ये बात मनोज कुमार को अखर गई और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जब धर्मेंद्र को ये बात पता चली कि मनोज ने फिल्म छोड़ दी है, तो फिर उन्होंने भी फिल्म को छोड़ने का फैसला कर लिया। यादें बहुत सताती हैं, खुशगवार भी होती हैं, जिंदा भी रखती हैं, रुलाती भी हैं, हंसाती। हमेशा दूसरों के बुरे वक्त में साथ देने वाले मनोज कुमार का भी एक वक्त बुरा दौर से गुजरा। ये उन दिनों की बात रही जब मनोज कुमार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, और उसी दौरान उन्होंने एक फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी भी अपने सिर पर ले ली थी। ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई, जिसका नाम था शो। प्यार का नगमा है मौजों की मनोज कुमार इस फिल्म में शर्मिला टैगोर को मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच बात नहीं बनी। फिर उनकी दूसरी पसंद थी स्मिता पाटिल, लेकिन उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया। शर्मिला टैगोर और स्मिता पाटिल ने इस फिल्म के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उस वक्त मनोज जी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे इन एक्ट्रेसेस को देने के लिए। ये बात जब उनकी पत्नी शशि को पता चली, तो उन्होंने अभिनेत्री नंदा से बात करने की सलाह दी। ये सलाह काम कर गई और नंदा फिल्म करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि फिल्म करने के लिए उन्होंने मनोज कुमार के सामने एक अनोखी शर्त रखी। नंदा ने कहा कि वो इसी शर्त पर फिल्म में काम करेंगी कि वो उनसे फीस के तौर पर एक भी पैसा नहीं लेंगी। आर्थिक तंगी की वजह से नंदा को भुगतान न कर पाने की वजह से वो खुद को दोषी महसूस कर रहे थे। इसका मलाल उन्हें हमेशा रहा। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बुरे वक्त में पत्नी की सलाह ने उन्हें बहुत बड़ा सहारा दिया।
मनोज कुमार अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। फिल्मी पर्दे की तरह रियल लाइफ में भी मनोज कुमार हमेशा एक आदर्श पति साबित हुए। गीता, एक बरस बीत गया, दीपक की आवाज वापस नहीं आई। उस दौर में जब किसी अभिनेता का नाम किसी अभिनेत्री से जुड़ जाता था, ऐसे में उन्होंने अपने इस रिश्ते को बेहद संभाल कर रखा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि शशि से उनका प्यार पहली नजर का था। जब उन्होंने पहली बार शशि को देखा तो उन्हें लगा कि यही है मेरी जीवन साथी। चमन शोला बदन पहलू में। उसके बाद मनोज कुमार और शशि गोस्वामी ने शादी कर ली, जिसके बाद 1961 में उनका बेटा कुणाल पैदा हुआ। साल 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो इस एक्टर ने इसका विरोध किया। आपातकाल का विरोध मतलब सरकार का विरोध मान लिया गया। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि मनोज कुमार पर लगाई गई इमरजेंसी पर सरकार के पक्ष में एक फिल्म बनाई जाए, लेकिन मनोज कुमार इमरजेंसी के खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इस बात से सरकार इतना नाराज हो गई कि मनोज कुमार की एक फिल्म 10 नंबरी के साथ साथ कई और फिल्म पर उन्होंने रोक लगा दी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। इस फैसले से उनके करियर के समाप्त होने का डर बन गया। हालांकि उन्होंने डरने के बजाय सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया। इस बीच सरकार ने मनोज कुमार की कई फिल्मों को फिल्मी पर्दे की बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित कर दिया था। सरकार मनोज कुमार से बदला ले रही थी, लेकिन मनोज कुमार झुके नहीं और सरकार के खिलाफ केस लड़ते रहे। सरकार के खिलाफ वो केस लड़े भी और जीते भी। मनोज कुमार वो इकलौते अभिनेता थे जिन्होंने सरकार से कोई केस लड़ा या फिर जीता हो। मनोज कुमार मजबूत इरादों वाले अभिनेता थे। उन्होंने कभी भी मजबूरी के आगे समझौता नहीं किया। लेकिन जिस इंसान को बंटवारे का दर्द न तोड़ पाया, दंगों में अपनों के कत्ल हो जाने की खबर भी हिला न सकी, उस इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो इतना टूट गया कि डिप्रेशन का शिकार हो गया। ये साल था 1983 का, जब मनोज कुमार के पिता H.L. गोस्वामी व्रजेश्वरी मंदिर जा रहे थे। तभी भयंकर क्रीक के पास उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई ताकि नदी में फूल डालकर अर्चना कर सकें। लेकिन जैसे ही वो पुराने ब्रिज पर आगे बढ़े, तभी उनका पैर फिसला और वो सीधे नदी में जा गिरे। नदी का बहाव इतना तेज था कि उन्हें अपने साथ बहा ले गया। हालांकि कई दिनों तक ढूंढने के बाद मनोज कुमार के पिता का शव मिल गया था। इस घटना से मनोज कुमार बहुत टूट गए थे। उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया और शराब का सहारा ले लिया। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए। इस घटना के 4 साल बाद उन्हें खुद को संभाला और मनोज कुमार साल 1987 में कलयुग और रामायण में नजर आए। वहीं 1989 में संतोष और क्लर्क में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जबकि 1991 में देशवासी और आखिरी फिल्म 1995 में आई मैदाने जंग में वो सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। गम है मेरे, मैं गम का हूं। मनोज कुमार ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को देश के प्रति जागृत करने की कोशिश की। वो हमेशा लोगों को देशभक्ति की तरफ लेकर जाते, इसीलिए लोग उनको प्यार से भारत का वीर सपूत यानी भारत कुमार के नाम से जानते थे। ये है वो जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था, मर चुका है वो। मनोज कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। कुछ समय बीता और अब मनोज कुमार हिंदी फिल्मों में कम नजर आने लगे और जो फिल्में वो बना रहे थे वो पहले जैसा काम नहीं कर पा रही थी। ऐसे में हिंदी सिनेमा में मनोज कुमार की जगह कई दूसरे बड़े अभिनेताओं ने जगह ले ली। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी। उसके बाद मनोज कुमार अपने परिवार के साथ रहने लगे और बढ़ती उम्र के साथ मनोज कुमार का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। मनोज कुमार कभी अस्पताल में तो कभी घर वालों की देखरेख में रहने लगे। समय गुजर रहा था, लेकिन मनोज कुमार के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था और एक दिन वो खबर भी आई जिसको सुनकर लोग रो पड़े, क्योंकि 4 अप्रैल को 87 साल के मनोज कुमार जी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को
अलविदा कह गए। मनोज कुमार 87 साल के थे और इस उम्र में मनोज कुमार के निधन की खबर सामने आ रही है। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उनकी मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मनोज कुमार जी की मौत की खबर सुनकर पूरी दुनिया शोक में डूब गई। सभी मनोज जी के बारे में जानना चाहते थे। मनोज जी के अंतिम संस्कार में देश के बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता अंतिम विदाई देने पहुंचे। बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। इंडस्ट्री के लेजेंड हैं मनोज जी, हम सब बड़े हैं उनकी फिल्में देखते हुए। अपनी तरफ से देश के लिए जितना काम किया फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया। देशभक्ति की भावना को जो उन्होंने उजागर किया है वो आज तक किसी ने। मनोज जी को यूं देखकर सभी की आंखें बेहद नम थीं, क्योंकि भारत देश का भारत कुमार अब उस नींद में जा चुका था जो अब कभी भी खुलने वाली नहीं थी। एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा। मनोज कुमार की देशभक्ति और उनका जुनून आज भी लोग याद करते हैं। मनोज जी अपनी आखिरी फिल्म तक सिनेमा के प्रति समर्पित रहे। देशभक्ति वाली छवि ने उन्हें लोगों के बीच उनका चहेता बनाया। मनोज कुमार जी की फिल्मों में एक खास बात थी और वो फिल्में देशभक्ति की हुआ करती थी। धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन, अपनी धरती अपना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मनोज कुमार की हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आगे आप किस एक्टर की या एक्ट्रेस की बायोग्राफी देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गुड बाय। तेरी याद दिल से भुलाने चला